नमस्कार। इन दिनों हमारे देश की केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। सोशल मीडिया पर उनका वो वीडियो पिछले 3-4 दिनों से खूब वायरल है और ये वीडियो है उत्तराखंड के पौड़ी का। 26 मार्च को उत्तराखंड के पौड़ी संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी साहब, उनके नामांकन के लिए स्मृति ईरानी जी दिल्ली से खास तौर पर पहुंची थी और उस दिन पत्रकारों ने जब उनसे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब में स्मृति ईरानी जी भागती हुई नजर आई और भागते हुए उन्होंने बस इतना कहा कि प्लीज धक्का मत दो। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहना अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अब सवाल ये बनता है कि स्मृति ईरानी जी इस वीडियो को लेकर के उनके खिलाफ इतना मुखर तरीके से लोग बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों स्मृति ईरानी को एक तरह से इस वीडियो के बहाने उनको निशाने पर लिया गया, उनकी आलोचना हुई। तो इसका सीधा जवाब है महिला अधिकारों को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को लेकर स्मृति ईरानी महोदया का डबल स्टैंडर्ड। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस दिन स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा गया वो तारीख थी 26 मार्च। उस 26 मार्च से एक दिन पहले 25 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी की नई नवेली कैंडिडेट और पुरानी नरेंद्र मोदी जी की भक्त कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं, उनकी प्रशंसक कह सकते हैं, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर के भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर देश भर में बवाल मचा था, जिस पर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। हालांकि वो पोस्ट बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था, उस पोस्ट की कहीं से भी तारीफ नहीं की, कहीं से भी उसकी समर्थन नहीं किया जा सकता और उन्होंने भी इसकी गलती मानी। बहरहाल उस पोस्ट को लेकर जब कांग्रेस पर निशाना साधा गया, सुप्रिया श्रीनेत पर निशाना साधा गया, तो सरकार की तरफ से और खासकर स्मृति ईरानी जी कंगना रनौत के पक्ष में खूब बुलंदी के साथ आई, खूब ताकत के साथ आई। उन्होंने बड़ी बेबाकी से उनका समर्थन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बातें करती है और ये कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ। उससे पहले भी संदेश खाली एक जगह है बंगाल में जहां इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जहां महिलाओं पर वहां की राज्य सरकार की सत्ताधारी दल के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप हैं, जिनकी चारों ओर भर्त्सना हो रही है, हम भी जिनकी पुरजोर निंदा करते हैं। वहां पर जब स्मृति ईरानी वहां महिलाओं की बात हुई तो वहां वो उन महिलाओं के हक में लगातार आई और वहां की सरकार के खिलाफ बोलने लगी। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। तो एक तरफ स्मृति ईरानी जी का ये स्टैंडर्ड है महिलाओं को लेकर, जो कि होना चाहिए, महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ जब अंकिता भंडारी जैसे मामले पर उनसे सवाल पूछा गया तो उनके मुख से संवेदना के 2 शब्द तक नहीं निकले। क्यों उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई? इस सवाल पर हमें आज सोचना चाहिए। हम और आपको अगर लगता है कि उन्होंने इस तरह से वो इस सवाल से बच गई तो ये एक बचकानी बात भी हो सकती है, बहुत नादानी भी हो सकती है। दरअसल असल बात यह है कि स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि यहाँ की जनता के लिए मुद्दे क्या है, यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। और वो मुद्दे आपने उनके भाषण में देखे होंगे। जब नामांकन के बाद जो पौड़ी में रैली हुई, उस रैली में उन्होंने क्या कहा? उस रैली में उन्होंने राम मंदिर की बात कही, उस रैली में उन्होंने धारा 370 की बात कही, राष्ट्रवाद और तमाम सीएए और तमाम तीसरे चौथे मुद्दे, और पब्लिक ने खूब तालियां बजाई उन मुद्दों पर। जब वो कह रही थी अब की बार 400 पार, तो पब्लिक उनसे ज्यादा तेजी से आवाज से नारा लगा रही थी। इसलिए उन्होंने अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड जैसे सवाल पर
जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा? आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सोचने का जरिया है, सोचने की वजह है, सोचने की बात है। और स्मृति ईरानी ने ऐसे कोई पहली बार नहीं किया कि जब वो महिला अधिकारों को लेकर के दो डबल स्टैंडर्ड अपनाती रही हो। आप देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई इस देश में प्रचंड बहुमत से, उसके एक साल पहले दिल्ली में निर्भया हत्याकांड को लेकर कितना बड़ा, निर्भया कांड को लेकर कितना बड़ा जनसैलाब सड़कों पर था और सरकार के खिलाफ पूरा जब यूथ हुआ, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम चीजें जब एक साथ हुई तो सरकार के खिलाफ एक माहौल बना। तो उस समय महिला अधिकारों को लेकर सबसे मुखरता से बात करने वाले लोगों में स्मृति ईरानी टॉप नेताओं में से थी और खूब खुलकर सड़क पर महिलाओं को लेकर, महिला सुरक्षाओं को लेकर सवाल उठाती थी। लेकिन 2013 के बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बनी चुनाव हारने के बावजूद, उसके बाद से महिला अधिकारों, महिला अत्याचार और महिला अपराधों को लेकर वो सेलेक्टिव हो गई। उसके बाद उनके पास जो सियासी चश्मा था, उस सियासी चश्मे से महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं होती थी वो दो तरीके से उन्हें दिखने लगी। एक, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है, और दूसरा जहां भाजपा की सरकारें हैं। तो दृष्टिदोष हो गया, फिर सियासी दृष्टिदोष उसे कह सकते हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां अगर महिलाओं के खिलाफ कोई घटना होती थी तो वो उन्हें नहीं दिखती थी, और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं होती थी वो उन्हें सबसे पहले दिखती थी और वो उनके खिलाफ बोलती थी, खूब बोलती थी, संसद में, संसद के बाहर, हर जगह और आज की तारीख में तक। लेकिन ये अपने आप में हैरानी की बात है, ये पॉलिटिकली आप देखिए इसको कि कितना बड़ा दोगलापन है कि उनकी सरकार में एक बृजभूषण सिंह नाम के शख्स हैं जो उनकी साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं, जिनके खिलाफ हमारे देश की मेडलिस्ट महिला पहलवानों ने लगातार आंदोलन की, तब स्मृति जी चुप रही। हाथरस की घटना हुई, उस पर स्मृति जी चुप रही। बनारस में जो हमारी जो वहां बहन है उनके साथ जाति करने वाले जो लड़के आरोपी थे, जिनके उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, वहां वो चुप रही। बिल्किस बानो कांड 2002 का, बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों के साथ जब मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उनको जेल से बाहर लाया गया, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्नाव की घटना पर कुछ नहीं कहा, और अंकिता भंडारी हत्याकांड इसका जीता जागता उदाहरण है। इन सारी चीजों पर वो चुप रही। और डबल स्टैंडर्ड का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 23 जुलाई 2022 को स्मृति ईरानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस द्वारा लगाए गए उन आरोपों के जवाब में थी, जिनमें कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी का, स्मृति ईरानी जी की बेटी का गोवा में एक अवैध बार चल रहा है जिसका लाइसेंस नहीं लिया गया है, और तमाम दूसरे आरोप भी कांग्रेस ने उसमें लगाए। उन आरोपों से स्मृति ईरानी जी इतना व्यथित, इतना क्रोधित, इतनी दुखी और इतनी आग बबूला हो गई कि उन्होंने 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबने उनका रौद्र रूप देखा। मैं भी आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस कर, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए
ये आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। इस वीडियो में आपने देखा कि स्मृति ईरानी जी ने किस तरह से कांग्रेस को चैलेंज किया, अपने खिलाफ एक साजिश जिसे बताया, कांग्रेस हाईकमान के इशारों पर इनको बताया और कहा कि मेरी एक 18 साल की बिटिया है, उसके चरित्र के साथ इस तरह की कांग्रेस ने ये घिनौनी हरकत की है। अगर इसमें एक मां के तौर पर देखें तो स्मृति ईरानी ने अगर आरोप थे और झूठे आरोप थे तो उनका बचाव बिल्कुल सही रहा होगा, सही था मां के तौर पर, अगर वो बात सत्य है। लेकिन उनकी 18 साल की बेटी के लिए उन्हें जब इतना दुख हो सकता है, इतना दर्द हो सकता है, तो हमारे वहां भी तो 19 साल की बेटी अंकिता थी। उस अंकिता की मां की क्या कोई भावनाएं नहीं है? पिछले कितने दिनों से उस अंकिता की मां लगातार सड़कों पर है, बेहोश हो रही है, धरना दे रही है, वीआईपी का नाम ले रही है, लगातार वादा खिलाफी करने की बात कर रही है, पूरी भाजपा के खिलाफ कह रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ, हमें न्याय चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर करो। वो 19 साल की अंकिता, क्या कोई अंकिता वो क्या एक मां की बेटी नहीं है? उसकी मां की क्या कोई भावना ही नहीं है? लेकिन जब उससे संबंधित सवाल पूछा गया तो स्मृति ईरानी जी भाग खड़ी। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? और एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं, जब स्मृति ईरानी जी की बिटिया पर कांग्रेस ने आरोप लगाए और स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बलूनी जी थे साथ। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। मैं आज पूछना चाहती हूं, इन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? और इन्हीं बलूनी जी के नामांकन में, अनिल बलूनी जी के नामांकन में जब स्मृति ईरानी पौड़ी आई और उनसे सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़ी। तो यही समय की बलिहारी है, ये समय की बलिहारी ही इसे कहेंगे कि आज की तारीख में महिला अत्याचारों पर इस तरह की सियासत भारी। ये एक हम सब के लिए सोचने वाली बात है और स्मृति ईरानी जी से ये सवाल तो पूरे देश की जनता पूछ रही है आज। वो इस सवाल का जवाब भले दे ना दे, लेकिन उनको भी मन में मालूम है कि उनका ये व्यवहार, उनका ये रवैया, ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं। नमस्कार।